हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ सीटेट यूपी टेट और एसटेट की एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण अभिक्षमता पर चर्चा हो रही थी और उसके अंतर्गत ये आज तीसरा लेक्चर है जिसमें आज शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाएगा। शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, शिक्षण विधियों की क्या जरूरत होती है, इस पर चर्चा की जाएगी। शिक्षण विधियां एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में शिक्षण विधियों से बहुत ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग शिक्षण विधियों को ही पढ़ेंगे। शिक्षण विधियां ही आज का टॉपिक होगा। तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम लोगों ने पिछला वीडियो उसमें 3 प्रकार की शिक्षण विधियों पर थोड़ी सी चर्चा की गई थी। आगमन विधि पर की गई थी, निगमन विधि पर की गई थी और सदृश्य मूलक विधि पर चर्चा की गई थी। हम बात किए थे कि आज का जो तीसरा वीडियो जो होगा उसमें सारी शिक्षण विधियों पर चर्चा की जाएगी। मैक्सिमम जितनी शिक्षण विधियां होती हैं या जितनी शिक्षण विधियां आपके लिए आवश्यक हैं उन पर चर्चा की जाएगी। अच्छा, इससे पहले के 2 वीडियो बन चुकी हैं शिक्षण अभिक्षमता पर और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप इन दोनों पहले क्रम वाइज अगर देखेंगे, जो नए व्यूअर्स होंगे, जो नए देखने वाले होंगे, वो क्रम वाइज पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो देखेंगे तो उनके लिए फायदा होगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए होंगे पहले वीडियो के और दूसरे वीडियो के, आप उसको पहले देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग तीसरे वीडियो पर शिक्षण अभिक्षमता पर बात करेंगे। शिक्षण अभिक्षमता जो होती है, शिक्षण अभिक्षमता का परिचय आपने पहले वीडियो में देख ही लिया है कि शिक्षण अभिक्षमता होती क्या होती है, कि किसी भी सब्जेक्ट के उन्मुखीकरण की जो क्षमता होती है वही शिक्षण अभिक्षमता कहलाती है। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधियां जो होती हैं, ये शिक्षण विधियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग शिक्षण विधियों का यूज करते हैं। यानी शिक्षण विधियां किसी भी शिक्षक की शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं या शिक्षण विधियों के माध्यम से ही विषय वस्तु को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। यानी कौन सा विषय है, कौन से विषय के लिए कौन सी स्पेसिफिक शिक्षण विधि है, उसी का उपयोग करके आप अपनी कक्षा को और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आगमन विधि की। जो आगमन विधि होती है, ये आगमन विधि मुख्यतया छात्र केंद्रित विधि होती है। यानी इसमें जो शिक्षार्थी होता है या छात्र होता है, इसको ध्यान में रख के ये शिक्षण विधि विकसित की जाती है। यानी इसमें क्रियाशील रहता है छात्र रहेगा एक्टिव, और शिक्षक जो होगा वो शिक्षक मार्गदर्शन का काम करेगा। तो मार्गदर्शक का काम करेगा। आगमन विधि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरल विषय वस्तु के लिए, जैसे कठिन विषय वस्तु है, कठिन विषय है, तो उसके लिए आगमन विधि यूज नहीं करना है। मैथ के लिए, साइंस के लिए आगमन विधि नहीं यूज करना है। क्या करना है, जो सरल विषय वस्तु होते हैं या निम्न स्तरीय कक्षाएं होती हैं, जैसे 1, 2 या प्ले ग्रुप को पढ़ाना है, तो आप यहाँ आगमन विधि का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें छात्र को केंद्र में रख के इस विधि का निर्माण किया जाता है। यानी इस विधि का विकास किया गया छात्र को केंद्र में रख के। इसमें क्या होता है, इस विधि के प्रतिपादक जो हैं तो अरस्तु, और अरस्तु को ना मान के कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं, इसी आगमन विधि के लिए बेकन को क्या मान लेते हैं, बेकन को इसका प्रतिपादक मान लेते हैं। बेकन इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है, इसके प्रतिपादक बेकन है, और इसमें शिक्षा सूत्र क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके किया जाता है। आगमन विधि का मतलब विकास किया जाता है, आगमन विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। अच्छा, इसमें एक होता है सरल से कठिन की ओर। पहले सरल विषय वस्तु को बताया जाएगा, सरल से कठिन की ओर ये विषय वस्तु चलती है। यानी सरल विषय वस्तु अगर छात्रों को समझ में आएगा तो धीरे धीरे जटिलता की ओर चलते चले जाएंगे। तो सरल से कठिन की ओर ये शिक्षण विधि का, शिक्षण सूत्र का यूज किया जाता है। अब क्या होता है, आगमन विधि में होता क्या है, आगमन विधि में शिक्षक पहले उदाहरण देता है, उदाहरण देगा छात्रों को कि इस उदाहरण के माध्यम से ये कार्य होता है। तो उदाहरण देने के बाद जो छात्र होगा वो घर पे जाके और एग्जाम्पल सर्च करेगा
तो वो क्या बनाएगा, सिद्धांत का निर्माण करेगा। यानी उदाहरण देकर सिद्धांत बताया जाए या सिद्धांत का निर्माण किया जाए तो उसे कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में मुख्य रूप से क्या होता है, शिक्षक आता है, एक एग्जाम्पल देता है कि राम मरणशील है, राम मरणशील है। कोई शिक्षक कहता है कि राम मरणशील है, राम मरणशील है। अगर शिक्षक बोला तो क्या बोलते हैं कि जो छात्र होगा वो घर पे जाएगा और पता करेगा कि सिर्फ राम ही मरणशील है, फिर श्याम मरणशील है, श्याम मरणशील है, और मोहन सोहन करके ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो छात्र जाता है, घर पे पता करता है, एक्टिव होता है और ढेर सारे चीजों का, ढेर सारे तथ्यों को देखता है और कहता है कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। अर्थात विशिष्ट, पहले एक एक करके उसने एग्जाम्पल सर्च किया और बाद में सब पे जनरलाइज कर दिया, सब पे लागू कर दिया, तो ये हो गई सामान्य। यानी पहले उदाहरण देना फिर सिद्धांत का निर्माण करना, ये होता है आगमन विधि का। और इसमें जो शिक्षण सूत्र यूज किए जाते हैं, शिक्षण का जो सूत्र होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर होगा। इसमें राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है, शिक्षक कहता है, तो छात्र जाके घर पे ढेर सारी चीजों को सर्च करता है और कहता है सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में शिक्षक बताता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर शिक्षक ये बोलता है तो छात्र क्या करता है, घर पे जाके ढेर सारे प्रकार के समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ढेर प्रकार के त्रिभुजों को देखता है और सारे कोण का माप करता है और माप करके जो अनुमान लगाता है वो यही लगाता है कि वास्तव में शिक्षण के तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और सिद्धांत के रूप में अपने माइंड में बना लेता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होता है। अच्छा, आगमन जो होता है वो खुद से ही आ जाता है, यानी आगमन विधि में जो निष्कर्ष निकलेगा वो छात्र खुद से निकाल लेता है, यानी आ जाता है। आप जान लो कि छात्र होता है एक्टिव, छात्र होता है एक्टिव, अपने विषय वस्तु में सर्च करता है तो ये खुद ब खुद आ जाता है, यानी आ जाता है। क्या आ जाता है, सिद्धांत, सिद्धांत खुद ब खुद इसका निर्माण हो जाता है। अच्छा, दूसरी जो विधि है वो दूसरी विधि है निगमन विधि। दूसरी जो शिक्षण विधि है वो कौन सी विधि है, निगमन विधि। जो निगमन शिक्षण विधि है, इस निगमन शिक्षण विधि के भी प्रतिपादक है अरस्तु, यानी आगमन और निगमन दोनों शिक्षण विधियों के प्रतिपादक कौन हैं, अरस्तु हैं। निगमन के भी प्रतिपादक हैं अरस्तु। ये आगमन के जस्ट उल्टा चलता है, यानी निगमन शिक्षण विधि आगमन शिक्षण विधि के जस्ट उल्टा चलता है, अर्थात यहाँ अध्यापक केंद्रित होता है, यानी यहाँ अध्यापक सब कुछ होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें अध्यापक केंद्रित ये शिक्षण विधि है। इसमें कठिन विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, यानी कठिन विषय मिल गया, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सारे कठिन विषय का अध्ययन इसमें निगमन विधि में किया जाएगा। अच्छा, निगमन विधि में नी मतलब निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है का मतलब ये हुआ कि जो छात्र होगा ये निकालेगा, यानी जो पहले इसमें सूत्र बताए जाएंगे, सूत्र बताने के बाद सिद्धांत बताए जाएंगे और सिद्धांत बताने के बाद जो छात्र होगा इन सूत्रों और सिद्धांतों के बाद उदाहरण देगा, यानी उदाहरण हल करेगा। उदाहरण लास्ट में हल करेगा तो सूत्र पहले से ही उसको पता है, सिद्धांत भी मालूम है, बाद में उदाहरण हल कर रहा है तो आसानी से हल कर ले जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, सूत्रों का निर्माण जो करने वाला होता है वो होता है शिक्षक, यानी इसमें छात्र को बहुत ज्यादा मेहनत तो करना है क्योंकि कठिन विषय वस्तु है, फिर भी आप ये जानिए कि इसमें एक्टिव नहीं रहता छात्र, छात्र रहता है निष्क्रिय और शिक्षक होता है एक्टिव। पढ़ाते 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 कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि छात्र को नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया, तो जब नहीं समझ में आता है तो छात्र क्या करता है कि शिक्षक के पास पुनः जाता है
और शिक्षक जो होता है वो डिकोडर की भूमिका में होकर शिक्षक शिक्षण समस्याओं का समाधान करेगा। यानी शिक्षक ही इसके लिए ट्रिक बनाएगा, कोई ट्रिक बना देगा कि इस ट्रिक पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, और छात्र क्या करेगा, उसी ट्रिक के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा। तो होती है निगमन विधि। अच्छा, अगली जो विधि है वो है योजना विधि। योजना विधि को ही आप बोलते हैं परियोजना विधि। योजना विधि में सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है। यानी आपने जो अभी तक अध्ययन किया, पहला किया आगमन विधि, आगमन समझ ही गए, और आगमन के बाद आपने समझा निगमन विधि, निगमन भी समझ गए, और इन दोनों के प्रतिपादक मुख्य रूप से अरस्तु हैं। अरस्तु के बाद इसके माने जाते हैं बेकन। और अगली जो शिक्षण विधि है, यानी तीसरी शिक्षण विधि जो है वो है परियोजना विधि। परियोजना विधि को ही हम मानते हैं योजना विधि। परियोजना जो विधि है ये व्यवहार केंद्रित विधि है। यानी शिक्षण में जो आपने पढ़ा होगा, दर्शन में एक परियोजनवाद पढ़ा होगा। परियोजनवाद के प्रतिपादक जो हैं उनको माना जाता है जॉन डीवी को। जॉन डीवी है परियोजनवाद के प्रतिपादक, और ये है परियोजना शिक्षण विधि। परियोजना शिक्षण विधि जो है ये जॉन डीवी के शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य एक लोग हैं, उनका नाम है किलपैट्रिक। क्या नाम है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का विकास किया। परियोजना विधि में होगा क्या कि छात्रों को एक कार्यक्रम योजना के रूप में उनको दे दिया जाएगा कि इस समस्या का समाधान करके लाइए। यानी ये जो मुख्य रूप से होगा ये छात्र केंद्रित होगा। छात्र को इसमें दे दिया जाएगा वर्क, और छात्र अपने द्वारा ही किए गए वर्क के माध्यम से, यानी अपने होमवर्क के माध्यम से अपनी ही शिक्षण समस्या का समाधान करता है। तो वही कहलाती है परियोजना विधि। परियोजना विधि में आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक है इसके प्रतिपादक। तो किलपैट्रिक हैं इसके प्रतिपादक। तो अगली जो विधि आती है वो आती है खोज विधि। अच्छा, इसको याद रखिएगा, योजना विधि भी कहते हैं। परियोजना को आप योजना विधि भी अगर मिल जाए तो उसका भी आप ध्यान में रखिएगा कि योजना विधि का के भी प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। आपसे ये पूछ सकता है, परियोजनवाद भी पूछ सकता है। परियोजनवाद के प्रतिपादक हैं जॉन डीवी, और जॉन डीवी के ही शिष्य हैं किलपैट्रिक, जिन्होंने परियोजना विधि का विकास किया। और परियोजना विधि में मुख्य रूप से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तो छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। छात्र के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शिक्षक कुछ योजनाएं बनाता है, कुछ योजनाएं बनाता है, कितना होमवर्क देना है, कितने के माध्यम से कैसे कैसे छात्रों को समझाना है। तो वही जो विधि कहलाती है वो होती है परियोजना विधि। अगली जो विधि है वो है खोज विधि। खोज विधि, खोज विधि को हिस्टोरिक मेथड भी बोलते हैं। खोज विधि को हिस्टोरिक मेथड भी बोलते हैं। यानी खोज विधि मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखिए कि खोज विधि का विकास तो बहुत पहले हो गया था, जिसमें अन्वेषण, इसको अन्वेषण विधि से भी अगर आपको मिल जाए, यानी अन्वेषण विधि भी अगर आपको लिखा मिल जाए तो आप जान लीजिएगा कि खोज विधि की बात कर रहे हैं। इसमें H.E. आर्मस्ट्रांग, H.E. आर्मस्ट्रांग इसके प्रतिपादक हैं। H.E. आर्मस्ट्रांग इसके प्रतिपादक हैं। H.E. आर्मस्ट्रांग इसके प्रतिपादक। और H.E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि में मुख्य रूप से जो अन्वेषण शब्द है इसका मतलब है खोजना। क्या खोजना? तो पहले वैदिक काल में क्या होता था कि गाय चराने जाते थे शिष्य लोग। तो गाय चराने की प्रक्रिया में जब लेट हो जाता था, काफी रात हो जाती थी, तो गाय जंगल में खो जाती थी। तो उन गायों को खोजने के लिए जो उनके खुर होते हैं ना, पैरों के जो निशान होते हैं, उन पैरों के निशान को देखते देखते छात्र या शिक्षक जाते थे उन गाय को खोजने। तो उसी को बोलते हैं खोज विधि या खोजना विधि। तो जो खोज शिक्षण विधि होती है ये मुख्य रूप से छात्र केंद्रित होती है। छात्र अपना सेल्फ
एक्टिव होके अपने शिक्षण समस्या के समाधान के लिए ढेर सारे तथ्यों को खोजता है, तो वही विधि कहलाती है अन्वेषण विधि या खोज विधि। अच्छा, खोज विधि के बाद आपको जो पढ़ना है वो है संश्लेषण विधि। पांचवी जो शिक्षण विधि है वो कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि। संश्लेषण जो विधि होती है, इसमें संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, क्या जोड़ना? जोड़ना मतलब यह है कि आपका जो करिकुलम है, जो आपकी शिक्षा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को सॉल्व करने के लिए या हल करने के लिए जो छात्र होता है, ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार के छात्र नहीं बल्कि आप शिक्षक को मान लीजिए, यानी शिक्षक अपनी शिक्षण समस्या के समाधान के लिए विभिन्न छोटे छोटे तथ्यों को खोजता है। क्या करता है? जोड़ता है, एकत्रित करता है, यानी छोटी छोटी सूचनाओं को एकत्रित करके बड़ी सूचनाएं तैयार करके अपने छात्रों को देता है, जिससे उनकी शिक्षण समस्या का समाधान हो जाता है। तो वही कहलाती है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में आप बस इतना जानिए कि जिसमें छात्र जो होता है ये एक्टिव होगा और एक्टिव होके अपने शिक्षण समस्या के समाधान के लिए कुछ बातों को संश्लेषित करेगा, एकत्रित करेगा, और एकत्रित करके छोटी छोटी बातों को एकत्रित करके अपने शिक्षण समस्या का समाधान करता है, तो वही कहलाती है संश्लेषण विधि। अगली जो विधि है वो है विश्लेषण विधि। विश्लेषण मतलब होता है, अपने माइंड में आप बस इतना जानिए, तोड़ना। तोड़ना मतलब खोल देना, यानी जो संश्लेषण आपने किया है, जैसे डेटा आपने कलेक्शन किया, तो डेटा कलेक्शन में आप जोड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बातें लेकर आके आप एक किसी भी माध्यम से, जैसे आप मान सकते हैं कि आपने साक्षात करके कुछ डेटा कलेक्शन किया या प्रश्नावली विधि से कुछ डेटा कलेक्शन किया, तो उनको आपने जोड़ लिया। किस लिए जोड़ लिया? शिक्षण समस्या के समाधान के लिए जोड़ लिया। और जब उन्हीं का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तोड़ते हैं, तो वही विश्लेषण विधि कहलाती है। विश्लेषण विधि में आपको यह ध्यान रखना है, बिल्कुल आगमन और निगमन विधि के जैसा ही है। संश्लेषण विधि में सरल से कठिन की ओर चला जाता है, यानी पहले छोटी छोटी बातें कलेक्ट करेंगे और लास्ट में बड़ी बातें कलेक्ट कर लेंगे, यानी सरलता से जटिलता की ओर आप चलेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। और विश्लेषण विधि बिल्कुल निगमन विधि के जैसा होता है। निगमन विधि में आपको एक बात नहीं बताया गया कि निगमन विधि में आप जो प्रयोग करते हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का यूज करते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर इसमें चलते हैं। तो यहां भी आप ध्यान रखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे, यानी आपको बस सिर्फ अपने माइंड में इतना ही याद रखना है कि जो निगमन विधि होती है वही विश्लेषण विधि होती है। निगमन विधि के जैसा होगा, अगर कठिन विषय वस्तु है तो आप एनालिसिस करेंगे, उनको विश्लेषण करेंगे, पहले सामान्य बातों को, पहले बड़ी बातों को आप बताएंगे और लास्ट में उनको तोड़ के छोटे छोटे शब्दों में बना देते हैं। अच्छा, मुख्य रूप से सरल विषय वस्तु के लिए होता है संश्लेषण विधि। आपने संधि विच्छेद का नाम सुना होगा, हिंदी में होता है संधि विच्छेद। तो संधि करना, संधि मतलब होता है जोड़ना, दो शब्दों, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ लेना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। तो संधि करना आप जब सिखाते हैं तो संश्लेषण विधि के माध्यम से सिखाएंगे। अच्छा, संधि के बाद होता है उनका विच्छेद। विच्छेद करना मतलब होता है तोड़ देना, यानी जो विच्छेद करना होता है, जैसे हिमालय लिखा है, अब हिमालय को आप क्या करते हैं? विच्छेद उसका करते हैं। हिमालय का विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? हिम धन आलय, हिम बनाएंगे पहले और उसमें जोड़ देंगे आलय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। तो ये हो गया इनका एनालिसिस करना, यानी तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है विश्लेषण, और जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है संश्लेषण। अगली जो विधि है वो है खेल विधि। खेल विधि तो बहुत पूछा जाने वाला है, यानी टेट वगैरह में तो बहुत ज्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाएगा कि खेल विधि क्या होती है। अच्छा, खेल शिक्षण विधि यानी खेल के माध्यम से शिक्षण देना। आज का जो शिक्षण है वो शिक्षण बेस्ड किस पर है? एडुटेनमेंट बेस्ड पर है, यानी एजुकेशन को इंटरटेनमेंट के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है? एडुटेनमेंट बेस्ड कहलाता है। एडुटेनमेंट में आप करते क्या है
कि छात्र को बोर नहीं होने देंगे, उनको क्या करेंगे, मनोरंजक तरीके से उनको पढ़ाना सिखाएंगे, तो वही विधि क्या कहलाती है, खेल विधि कहलाती है। खेल में अगर कोई शिक्षक शिक्षा दे तो वही कहलाती है खेल विधि। अच्छा, खेल विधि में मुख्य रूप से पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है। अच्छा, खेल विधि के प्रतिपादक को अगर बात किया जाए तो कॉल्डवेल कुक है। कॉल्डवेल कुक इसके हैं प्रतिपादक। अच्छा, इसका विकास मुख्य रूप से चूंकि किया फ्रोबेल ने इसका किया क्या, विकास किया। अपने सिद्धांतों में फ्रोबेल ने इसका यूज बहुत किया। तो बहुत जगह आप क्या पाएंगे कि फ्रोबेल को ही खेल विधि के प्रतिपादक पाएंगे। अगर ऑप्शन में कॉल्डवेल कुक दिया है तो आप कुक को लगाएंगे सही, अगर कुक ऑप्शन में नहीं है तो फ्रोबेल को लगाएंगे, डरना नहीं है, क्योंकि फ्रोबेल भी इसके प्रतिपादक हैं। सबसे ज्यादा यूज फ्रोबेल ने ही किया है, तो फ्रोबेल ने जो यूज किया है तो इसलिए हम फ्रोबेल को ही मानते हैं इसके प्रतिपादक। अच्छा, कुक अगर ऑप्शन में रहेगा, फ्रोबेल भी रहेगा तो आप कुक लगाइएगा। कुक इसके पहले प्रतिपादक माने जाएंगे और विकासकर्ता के रूप में फ्रोबेल का यूज हुआ है। ठीक है, अगली जो विधि है खेल विधि में क्या होता है, ढेर सारी विधियां हैं। जैसे मांटेसरी विधि का नाम आपने सुना होगा, मारिया मांटेसरी ने उसका विकास किया। ठीक है, खेल विधि में किंडरगार्टन पद्धति का नाम सुना होगा, किंडरगार्टन पद्धति भी खेल विधि की ही होती है। अगली जो विधि है वो है वाद संवाद विधि। वाद संवाद विधि क्या होती है, वाद संवाद विधि वैदिक काल में प्रयोग की जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा प्रक्रम में कोई परीक्षा नहीं होता था। परीक्षा ना होने के कारण क्या करते थे, शास्त्रार्थ कराए जाते थे। शास्त्रार्थ कराए जाते थे, यानी गुरु के समीप जब बालक अपना अध्ययन कंप्लीट कर लेता था तो गुरु के समक्ष प्रस्तुत हो जाया करता था। अच्छा, गुरु क्या करता था, गुरु आपस में दो विद्यार्थियों को आमने सामने बैठा के वाद संवाद कराता था, उसको शास्त्रार्थ बोलते हैं। आपने ढेर सारे वीडियो में देखा होगा। तो शास्त्रार्थ में वाद संवाद विधि होती है, यानी कोई एक प्रकरण दे दिया जाता है, एक टॉपिक दे दी जाती है और उस टॉपिक पे ढेर सारे लोग अपना अपना विचार मत प्रस्तुत करते हैं, तो वही होती है संवाद विधि। संवाद विधि मौखिक विधि है। संवाद विधि में क्या कहते हैं, रचनात्मक कार्य देखा जाता है, बालक कितनी रचनात्मक कार्य कर सकते, कितनी क्रिएटिविटी उसके अंदर है, कितना चीजें आप वो बना सकता है। क्योंकि किसी को पता तो रहता नहीं कि कौन सी बात आ जाएगी और कौन सी बात पे क्या रिप्लाई करना है, तो उनकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए वाद संवाद विधि का विकास किया गया। अच्छा, वाद संवाद विधि का विकास कब हुआ, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, वैदिक काल से ही वाद संवाद विधि का विकास का प्रयोग किसने किया, तो सुकरात को याद रखिएगा। सुकरात ने वाद संवाद विधि का विकास किया। अगली जो विधि है वो है समूह शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड। अच्छा, समूह शिक्षण विधि, समूह में आपको क्या ध्यान रखना है कि समूह होता किसका। बहुत छात्र ये मान के क्वेश्चन को हल करते हैं, कीवर्ड इसका है कि जो समूह शिक्षण होगा वहां समूह में कौन होगा, समूह में होंगे शिक्षक। समूह शिक्षण में समूह में कौन होगा, शिक्षक होगा। यानी जब कोई बड़ी विषय वस्तु आ जाए, ढेर सारे लोगों को सिखाना है, बड़ी विषय वस्तु है, तो शिक्षक क्या करता है, उनको कई भागों में बांट लेता है, छोटे छोटे भागों में बांट लेता है। अच्छा, छोटी छोटी भागों में बांट लेगा, क्यों बांटता है, क्योंकि किसी बड़े लेक्चर को अगर छोटे भाग में आप करेंगे तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो उसमें 3-4 टीचर एक साथ कक्षा में प्रवेश करेंगे और एक साथ प्रवेश करके थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा ये शिक्षक फिर अगला शिक्षक फिर अगला शिक्षक सिखाएगा, तो वही होती है समूह शिक्षण। यानी समूह शिक्षण में एक से अधिक शिक्षक एक साथ एक कक्षा में जाएंगे और एक ही प्रकरण पर अपनी बातों को रखेंगे, तो वो कौन सी विधि कहलाती है, समूह शिक्षण विधि कहलाती है। और समूह शिक्षण विधि की प्रभावशीलता बहुत ज्यादा होती है, तो समूह शिक्षण विधि की प्रभावशीलता अधिक होगी। अगली विधि है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। मस्तिष्क उद्वेलन में क्या करते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन विधि में
क्या होता है, मुख्य रूप से ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, यानी जो छात्र होगा, ये छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, उसको दे दी जाएगी समस्या और समस्या पर वो उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। कोई समस्या देके, प्रकरण देके, एक प्रकरण दे दिया गया और प्रकरण देके जो छात्र होगा इस प्रकरण पर ढेर सारी बातें निष्पक्ष बिल्कुल स्वतंत्र होकर बोले, चाहे जितना बोले। तो इसमें छात्र होता है फ्री, छात्र होगा फ्री, अपनी बातों को रख सकेगा, कोई उसको समस्या होगी तो वो भी अपनी बात को रख सकता है। तो ये छात्र केंद्रित विधि है, इसमें छात्र की रचनात्मक व्यवस्था को देखा जाता है, छात्र को ही लेक्चर देना है, छात्र को ही तैयार करना है। अच्छा, छात्रों की संख्या चूंकि ज्यादा होती है तो छात्रों को क्या कर दिया जाता है, ग्रुप में बांट दिया जाता है। ढेर एक कक्षा में जाके जब शिक्षक टोटल कक्षा को ढेर सारे छोटे छोटे ग्रुप में बांट दे, छोटे छोटे ग्रुप में बांट के क्या करे कि सबको हर ग्रुप को एक एक टॉपिक दे दे। हर ग्रुप में 3-4 लड़के हैं, 3-4 लड़कों को एक टॉपिक दे दिया गया कि ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अच्छा, ध्यान रहे, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का रिवीजन करने में बड़ा फायदा होता है। यानी जब शिक्षक पढ़ा होता है चैप्टर, एक यूनिट पढ़ा लिया, यूनिट पढ़ाने के बाद वो एक आयोजन करता है मस्तिष्क उद्वेलन का, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज करेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग में रिवीजन बड़ा अच्छा हो सकता है। रिवीजन मतलब ये हुआ कि पहला पाठ एक ग्रुप को दे दिया, दूसरा पाठ एक ग्रुप को दे दिया, तीसरे पाठ का 2-3 प्रश्न एक ग्रुप को दे दिया। तो ये जो छात्र होंगे, इसमें मान लो 4 हैं, फिर 4 छात्र उसको यानी पहले पाठ को ही 4 भागों में बांट लेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा उनको याद करना है। अच्छा, जिनका प्रेजेंटेशन सबसे बेहतर होगा उनको फीडबैक दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा अच्छा है भाई, उनको पुरस्कार भी दिया जा सकता है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि में चूंकि होता है छात्र केंद्रित, कंपटीशन को बढ़ा देता है। जब कंपटीशन को बढ़ा देगा तो छात्र अपने टीम को फर्स्ट लाने के चक्कर में खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, और जब खूब पढ़ेंगे तो प्रभावशाली होगा ही। यानी जितना वो ध्यान देके, आप टीचिंग में यही ध्यान रखिए कि आप मैक्सिमम इंद्रियों का यूज करें। मैक्सिमम इंद्रियां यानी जितनी इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां मिला के 11 इंद्रिय टोटल मनुष्य के पास होती है, सांख्य दर्शन में बताया गया है। जब 11 के 11 इंद्रियां आपका कार्य पर लग जाएंगे ना, तो कोई भी ऐसा टीचिंग नहीं है, कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं है जो आपसे हल ना हो, आप हल कर लेंगे। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि में इनको बांट दिया गया ग्रुप में छात्रों को, और ग्रुप में बांट दिया गया तो सबको मिल गई समस्या। अच्छा, चूंकि आना है फर्स्ट, अगर फर्स्ट आना है तो क्या करेंगे कि आप मस्तिष्क उद्वेलन विधि में अपने आप का प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर बनाएंगे। प्रेजेंटेशन बेहतर बनाएंगे तो क्या करेंगे, धीरे 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 करके उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके बाद है वज्र शिक्षण। वज्र शिक्षण भी मस्तिष्क उद्वेलन का ही पार्ट है। वज्र शिक्षण, वज्र शिक्षण में आपको क्या करना होता है, मेन वही पार्ट होता है। वज्र शिक्षण में टोली बनाने की ही प्रक्रिया होगी, इसमें भी यूज होगा। और वज्र शिक्षण में चूंकि एक खेल टाइप का आयोजन किया जाता है, कक्षा में आयोजन किया जाएगा खेल टाइप का, यानी एक प्ले मेथड में आप इसको यूज कर सकते हैं, प्लेइंग मेथड में। तो क्या करते हैं वज्र शिक्षण में, ग्रुप में बांट दिया, कक्षा को बांट दिया ग्रुप में, सबको दे दिया प्रकरण, सारे छात्र क्या करेंगे, इस पर लेक्चर करेंगे। खड़े होके शिक्षक हो जाएगा निर्णायक के रूप में, कक्षा में बैठ जाएगा और छात्रों को एक एक करके एक ही प्रकरण पर, अच्छा प्रकरण चूंकि यहाँ एक होगा, सबके लिए अलग अलग प्रकरण नहीं होगा, प्रकरण होगा एक, तो एक ही प्रकरण पर कई बार रिपीट होगा। यानी अगर 4 लोग एक ग्रुप में हैं, इनके पास एक अगर प्रकरण है तो चारों लोग इस प्रकरण पर बोलेंगे। जब आप 4 बार बोलेंगे, 4 बार सुनेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि आपकी कितनी प्रभावशीलता हो सकती है। तो यही होती है वज्र शिक्षण। अच्छा, इसी में कुछ अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि हैं जिनका हम विस्तार से आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण विधि, चूंकि यही डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछ लेता है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, या निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि है।
अच्छा, अध्यापक केंद्रित जितनी शिक्षण विधियां होती हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि वो बहुत बड़े समूह को पढ़ाना चाहते हैं। जब बड़े समूह को, मान लो ढेर सारे छात्र हैं तो बज शिक्षण तो आप करवा नहीं सकते। आप उनको बज शिक्षण या मासिक उद्दोलन विधि से अगर पढ़ाने लग जाएंगे तो साल भर में एक को टॉपिक खत्म नहीं होगा, क्योंकि सारे लोगों को पार्टिसिपेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उनको क्या करेंगे, परियोजना विधि भी नहीं दे देंगे कि क्या कहते हैं वो छात्र हैं, आधा करें ही ना। तो इसमें बड़े समूह को जब पढ़ाना हो, यानी समूह हो बड़ा, बड़े समूह को पढ़ाना हो, बड़े समूह के मतलब बड़ी मात्रा में छात्र हो, तो क्या करता है, यहाँ होता है अध्यापक मुखिया बन जाता है। अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, अच्छा बड़ा पाठ्यक्रम नहीं हो, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, अब खत्म करना है, तो अध्यापक की ही तो जिम्मेदारी है कि पूरे सिलेबस को पढ़ाए। पूरे सिलेबस को पढ़ाने के लिए अध्यापक ही तो जिम्मेदार होगा। तो अध्यापक जिम्मेदार होगा तो अपने हिसाब से मतलब टीचर ओरिएंटेड मेथड, अपने हिसाब से शिक्षण विधि का यूज करेगा। तो उसमें सबसे पहले विधि आएगी व्याख्यान विधि। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान शिक्षण विधि होती है, ये व्याख्यान शिक्षण विधि, सबसे मुख्य बात इसमें क्या होती है व्याख्यान शिक्षण विधि की, कि ये बड़े समूह को शिक्षण देगा, पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, छोटी कक्षाओं में कभी व्याख्यान मत करने लग जाइएगा। इसीलिए छोटी कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात तय होता है। अनुपात यानी 1:30 होता है, शायद 1:30 छात्र होते हैं। आप देख लीजिएगा प्राइमरी में या जूनियर में तो 30 ही होते हैं, एकदम कंफर्म है। प्राइमरी में शायद 40 होते हैं, जो भी हो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये होती है प्राइमरी में छात्रों की संख्या पहले से ही फिक्स होती है, तो आप इससे ज्यादा छात्र उसमें लेंगे नहीं। तो उनको सिखाने के लिए आप व्याख्यान विधि का यूज करेंगे तो छात्र कुछ समझ ही नहीं पाएगा। छात्र पीछे वाली बेंच पर बैठ जाएगा, आराम से अपना टिफिन करेगा, नाश्ता करेगा, सोएगा। यानी यहाँ लेक्चर मेथड की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि छात्र होता है निष्क्रिय, छात्र एकदम फ्री है, मूक है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ बोलेगा शिक्षक बोलेगा, क्योंकि ये है शिक्षक ओरिएंटेड। शिक्षक रहेगा एक्टिव, शिक्षक बताएगा कुछ, और छात्र पीछे वाले बेंच पे हो सकता है बात ही कर रहा हो, आप लोग वीडियो देखते समय भी हो सकता है यही कर रहे हो। तो क्या करते हैं, इसमें एक्टिव नहीं होता छात्र। इसीलिए छोटी कक्षाओं के लिए कदापि आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ बड़ी कक्षाओं के लिए। बड़ी कक्षाओं के लिए आप लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर मेथड में सिलेबस ज्यादा हो तो यूज कर सकते हैं, सिलेबस को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। ये शिक्षक के लिए सबसे सरल विधि होती है। शिक्षक क्या करता है, सरल विधि इसलिए होती है क्योंकि एक एक करके वो पढ़ाएगा तो काफी टाइम लगेगा, काफी ब्रेन लगेगा। इसमें क्या होगा, शिक्षक हो गया एक्टिव और पाठ को तैयार किया और तैयार करके अपना लेक्चर दे दिया, छात्र उसको कई बार सुन सुन के अपनी शिक्षण समस्या का समाधान करते हैं। तो यही होती है व्याख्यान विधि। अच्छा, व्याख्यान विधि के बाद होता है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में आपने दूरदर्शन का नाम सुना होगा। दूरदर्शन भी एक शिक्षण विधि है। तो दूरदर्शन पे कोई प्ले किया जाता है, ड्रामा या और सारी चीजें प्रदर्शन करके, यानी उसमें हाव भाव भंगिमाओं के माध्यम से। यानी अगर वीर रस की कविता पढ़ा रहा है तो वीर रस में दिखना चाहिए, तो उसमें प्रदर्शन करता है। किसका प्रदर्शन करता है? अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक व्याख्यान करते समय जो मुख्य मुद्राओं भाव भंगिमाओं का यूज करता है प्रदर्शन विधि में, तो वो प्रदर्शन क्या होगा, स्टूडेंट के लिए काफी इफेक्टिव हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर टीचर ओरिएंटेड टीचिंग मेथड में अगर बात किया जाए कि सबसे इफेक्टिव टीचिंग किसकी होगी, तो प्रदर्शन विधि की होगी। इसको निदर्शन विधि भी कहा जाता है। कभी कभी निदर्शन विधि अगर लेकर आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, प्रदर्शन को ही याद रख के आप इसमें समस्या का समाधान अपने करिएगा। तो क्या होगा, प्रदर्शन विधि में टीचर क्या करेगा, अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से या अपने कलाकृतियों के माध्यम से, या अगर करुण रस को पढ़ा रहा है तो रो रो के पढ़ाएगा, तो क्या करेगा, छात्रों की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। तो वही विधि होती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन के बाद होता है अभी आपने पढ़ा समूह शिक्षण। समूह शिक्षण भी छात्र केंद्रित नहीं होता।
शिक्षक केंद्रित होता है। तो समूह शिक्षण भी आपको ध्यान रखना है कि ये किसके केंद्रित होता है, अध्यापक केंद्रित होता है या शिक्षक केंद्रित होता है, पर आपने इसका अध्ययन कर ही लिया है। अगला है टेलीविजन वीडियो, यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी किस पर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। आपके फीडबैक से हमको कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस मेरा काम है कि वीडियो बना दिया जाए, वीडियो के माध्यम से अगर कोई बात समझाई जाए, बताई जाए या सीखी जाए तो वो होती है टेलीविजन या वीडियो की प्रस्तुतिकरण विधि। अच्छा, इसमें प्रस्तुतिकरण में ध्यान ये रखा जाता है कि छात्र समझ सके, लेकिन जो केंद्रित होती है वो किसके केंद्रित होती है, अध्यापक केंद्रित होती है। तो अगर आ जाए वीडियो विधि या ऑडियो माध्यम से लेक्चर को रिकॉर्ड किया गया, आपको सेंड किया गया, तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा, शिक्षक केंद्रित के अंतर्गत आएगा। अगला है समीक्षा नीति। समीक्षा का आयोजन करना या विचार विमर्श करना, यानी कोई टॉपिक आई और टॉपिक प्रकरण चुकी है लंबा, तो आप उस पे ढेर सारे शिक्षकों के माध्यम से समीक्षा का आयोजन करते हैं, उनमें विचार विमर्श का आदान प्रदान करते हैं। और जब आदान प्रदान कौन करे, शिक्षक से करे, तो किसके केंद्रित हो गई, अध्यापक केंद्रित हो गई, क्योंकि शिक्षक आपस में ही डिस्कस किए हैं और आपस में डिस्कस करके समस्या का समाधान करते हैं। तो कौन सी विधि हो गई, समीक्षा विधि। यानी अगर कोई कठिन विषय वस्तु आ गई, तो शिक्षक ने एक शिक्षक से कहा कि आओ थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो समीक्षा बनाई गई, समीक्षा आयोजन की गई और दोनों लोग मिलकर समस्या का फाइनल डिसीजन ले लिए और उसके बाद क्या कर दिए, लाके पढ़ा दिए, तो वो हो गई अध्यापक केंद्रित। अच्छा, एक विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, क्वेश्चनायर मेथड होता है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भी क्या किया जाता है, शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में क्वेश्चनायर मेथड में भी शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चनायर कौन बनाता है, शिक्षक बनाता है। अच्छा, शिक्षक बनाएगा तो हो सकता है क्वेश्चनायर के कुछ दोष होते हैं, कोई ऐसी भाषा लिख दी गई कि छात्र समझ ही नहीं पा रहा है, कोई ऐसा शब्द लिख दिया गया कि छात्र नहीं समझ पा रहा है, तो इसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चनायर में ये ध्यान रखना है कि छात्र अगर क्वेश्चन को जानता है तब तो सही आंसर दे देगा, और अगर नहीं जानता है तो थोड़ा सा गलत आंसर भी दे सकता है, तो इसकी इफेक्टिविटी थोड़ा सा घट जाएगी। तो इतनी विधियां जो हैं, यानी व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाया गया पाठ, समीक्षा नीति या प्रश्नोत्तर विधि, इतनी विधियां होती हैं अध्यापक केंद्रित। अच्छा, अध्यापक केंद्रित विधियां बड़े समूह के लिए होती हैं। बड़े समूह के लिए होंगी या सिलेबस बहुत ज्यादा होगा और सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करने के लिए जो शिक्षक यूज करने वाला है शिक्षण विधि, वही शिक्षण विधि कौन सी विधि कहलाती है, शिक्षक या टीचर ओरिएंटेड मेथड। ठीक है। अच्छा, अगर समूह थोड़ा सा लघु मतलब अति लघु भी ना हो, छोटा हो, लघु समूह हो, ठीक है, लघु समूह को पढ़ाना है तो इसमें एक्टिव कौन होगा, छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिव रहेंगे, दोनों आराम से पढ़ेंगे, दोनों का कार्य होता रहेगा। तो इसमें ये मिश्रित शिक्षण आप मान सकते हैं, मिश्रित शिक्षण इनको कहा जा सकता है। मिश्रित शिक्षण मतलब जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव हों। अच्छा, इसमें होगी समूह परिचर्चा, चर्चा परिचर्चा जो विधि होती है, आप इसको ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हैं, समूह परिचर्चा। अच्छा, समूह शिक्षण और समूह परिचर्चा में अंतर होता है। तो समूह परिचर्चा जो होती है इसमें छात्र हो सकता है चर्चा करें, या छात्र और शिक्षक एक कक्षा में बैठकर एक दूसरे से चर्चा करके थोड़ा मत ये रखें, थोड़ा मत वो रखें और शिक्षण समस्या का समाधान किया जाए, तो वही होती है समूह परिचर्चा। अच्छा, समूह परिचर्चा पूछ ले कैसी शिक्षण विधि है, छात्र केंद्रित की शिक्षक, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई नहीं बल्कि ये मिश्रित होती है, दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों क्रियाशील होते हैं, तो ये होती है समूह परिचर्चा। अगली जो विधि है वो है संगोष्ठी। संगोष्ठी यानी सेमिनार का नाम आपने सुना होगा।
जो संगोष्ठी विधि होती है, इसमें क्या होता है, सेमिनार के आयोजन में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। शिक्षक भी पार्टिसिपेट करता है, छात्र भी पार्टिसिपेट करता है। अपनी बात रखने के लिए शिक्षक भी रखेगा और छात्र भी रखेगा। तो ये होगी लघु समूह के लिए, यानी छोटा, बहुत बड़ा नहीं ना बहुत छोटा ही। तो लघु समूह के लिए सेमिनार आयोजित की जाती है जिसमें लगभग सारे लोगों की पद योग्यता गुण विशेषता समान होती है। पद योग्यता और गुण विशेषता समान होती है तो इनको दे दिया जाता है टॉपिक, और टॉपिक पर ही करना होता है लेक्चर, और टॉपिक पर लेक्चर सभी लोग चूंकि करते हैं, सभी लोग अपना प्रपोजल तैयार करते हैं, तो ये दोनों केंद्रित, यानी शिक्षक और छात्र यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे, यानी कोई एक दूसरे का वो नहीं, यानी शिक्षक भी स्वतंत्र और छात्र भी स्वतंत्र होगा, अपनी बातों को रख सकेगा। तो ये मिश्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगी। अगला है पैनल। पैनल चर्चा, आपने नाम सुना होगा कि किसी संस्थान के जांच के लिए पैनल का निर्माण किया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें छात्र भी होते हैं, शिक्षक भी होता है। छात्र जो होते हैं वो अपनी विद्यालयी संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्याओं को संकलित कर लेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, और वो ग्रुप होगा, शिक्षकों का एक ग्रुप होगा, समूह होगा जिसमें 6 से 8 लोग होंगे, और उन 6 से 8 लोगों के समक्ष इन बातों को रखा जाएगा। तो वही कहलाती है पैनल चर्चा। पैनल में पैनल का आयोजन किया जाता है, जैसे मान्यता वगैरह अगर दी जाए किसी यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को या महाविद्यालय को, तो एक पैनल का आयोजन किया जाता है। पैनल में लोग आते हैं तो उसको देखते हैं इस विद्यालय की व्यवस्था क्या है, लाइब्रेरी कैसी है, पेयजल कैसा है, शौचालय कैसा है, बिल्डिंग हॉल कैसा है, सारी चीजों का निरीक्षण करेंगे। तो वही विधि है पैनल चर्चा विधि। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो अभी आपने पढ़ा था, ब्रेन स्टॉर्मिंग में शिक्षक और छात्र दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वो लघु समूह के लिए होता भी है, एक कक्षा में आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि या मस्तिष्क झंझावात विधि भी आप इसको बोल सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो मस्तिष्क जो उद्वेलन विधि होती है, ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी किसके अंतर्गत आएगी, मस्तिष्क उद्वेलन विधि आती है लघु समूह के लिए, जिसमें मिश्रित शिक्षण होता है, शिक्षक भी मालिक होता है, छात्र भी मालिक होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि भी मिश्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगा। अगला है परियोजना विधि। परियोजना विधि भी किसके अंतर्गत आती है, परियोजना विधि भी आती है, दोनों लोग इसमें मालिक होते हैं, यानी कक्षा में आप इनका यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि इस पे कार्य कर आइए। असाइनमेंट का नाम आपने सुना होगा, वो असाइनमेंट टाइप का दे दिया जाता है। तो असाइनमेंट मुख्य रूप से तो आएगा उसके अंतर्गत, व्यक्तिगत शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो परियोजना विधि है जिसमें होमवर्क दे दिया जाए कि ये सारे लोग मिलके ये कार्य करके लाएंगे, या अभी आपको दे दिया जाए योजना बना के कि चलिए टूर लेकर चलना है, टूर लेकर चलेंगे तो वो भी एक परियोजना विधि होगी। टूर लेकर जाएंगे, वहां भी शिक्षण समस्याओं का समाधान होगा, यानी शिक्षक वहां वो छात्र होगा एक्टिव, क्योंकि वो योजना है, एक कार्य कराया जा रहा है, तो वहां छात्र हो जाएगा एक्टिव, और छात्र एक्टिव होकर शिक्षण समस्या का समाधान करेगा, तो होगा परियोजना विधि। अच्छा, अनुशिक्षण विधि होगा, अनुशिक्षण अनुकरण विधि आप उसको बोल सकते हैं। तो अनुकरण विधि में छात्र और शिक्षक दोनों होंगे। अनुकरण विधि में छात्र और शिक्षक दोनों होंगे, पर अनुकरण कौन करेगा, छात्र करेगा। छात्र करेगा शिक्षक का अनुकरण, और शिक्षक का अनुकरण करते 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 शिक्षण समस्या का समाधान कर दे, तो ये हो गई अनुशिक्षण विधि या अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या करेगा, कोई छात्र या शिक्षक एक दूसरे को देखकर अपनी शिक्षण समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए किसी टॉपिक पर बोलना है, आपको थीसिस लिखना है, तो आपने क्या किया, लिखा, और लिख के आए यहाँ, एक दूसरे से जब मैच करने लगे, मिलाने लगे कि आपका कैसा है मेरा कैसा है, तो वही हो गई अनुकरण या अनुशिक्षण विधि। फिर है प्रकरण अध्ययन। कोई एक टॉपिक दे दिया जाए और टॉपिक पर अध्ययन करने की बात की जाए तो प्रकरण अध्ययन विधि होती है। एक होती है रोल प्ले मेथड।
अभिनय विधि। पात्र अभिनय जो होती है आप देखते रहिएगा, क्योंकि इतनी शिक्षण विधियां आपको एक साथ कोई पढ़ाएगा नहीं, यानी इतनी शिक्षण विधियां आपको एक साथ मिलने वाली नहीं है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से देखने के बाद एक एक पॉइंट को चाहे तो नोट भी करते रहें, क्योंकि किसी भी बुक में एक बुक में ये मिलने वाला है नहीं कि एक बुक में आपको सारा मिल जाएगा और आप पूरा नोट कर लेंगे। तो क्या करना है, रोक रोक के वीडियो आप एक नोट्स भी बनाते चलिए, छोटा सा नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे आप कभी भी इसको देख सकते हैं। आप कुछ भी बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, ये तो आपका सिलेबस ही है। उसके साथ आपके करिकुलम वाले जो आप जिससे डिग्री लेते हैं, उन डिग्री वाले कोर्सेस में भी इनका बहुत योगदान है। तो आप इसको लिखते जाइएगा। यानी प्रकरण अध्ययन विधि, प्रकरण मतलब होता है समस्या या टॉपिक, यानी टॉपिक अध्ययन विधि। टॉपिक एक फिक्स कर दिया गया कि इस टॉपिक पर लेक्चर होगा कल, इस टॉपिक पर कल बात की जाएगी। अगर ये चीज दे दिया गया तो आप क्या करते हैं, इसको जाके खूब अध्ययन करते हैं। शिक्षक भी करता है, छात्र भी करता है, छात्र भी करेगा, शिक्षक भी करेगा, तो डिबेट करेगा, एक दूसरे से वार्तालाप, शिक्षक केंद्रित भी हो जाएगा, छात्र केंद्रित भी हो जाएगी, और कक्षा कक्ष में आप आराम से इनका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। अगली जो विधि है रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड में आप पात्र अभिनय में आप ध्यान रखिए कि पात्र अभिनय में आप ड्रामा या नाटक को लेंगे। नाटक या ड्रामा के माध्यम से अगर किसी शिक्षण समस्या का समाधान किया जाए तो पात्र अभिनय, यानी अगर मान लो कक्षा में सीता स्वयंवर का आयोजन करा दिया जाए, सीता स्वयंवर पाठ आप पढ़ा रहे हैं और सीता स्वयंवर का आयोजन करा दिया जाए, कोई राम बन जाए, कोई लक्ष्मण बन जाए, कोई आए और ढेर सारे प्रकार के नाटक के माध्यम से अगर शिक्षण समस्या का समाधान करना है तो ये होती है रोल प्ले मेथड। रोल प्ले यानी आप इसमें अगर बीटीसी या बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं तो जो माइक्रो टीचिंग होती है वो भी रोल प्ले मेथड होती है, सिमुलेटेड टीचिंग होती है वो भी रोल प्ले मेथड होती है। तो रोल प्ले मेथड में एक छात्र बन जाएगा शिक्षक, और छात्र जब बन जाएगा शिक्षक और आएगा बोर्ड पे पढ़ाएगा, बाकी के छात्र सब पढ़ेंगे। तो जो पढ़ाने वाला छात्र है वो रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल कर रहा है? टीचर का रोल कर रहा है। तो यही होती है पात्र अभिनय विधि। और छोटी छोटी कक्षाओं में आप इनको नाटक के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी पे भी आप इसको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपने अभी पढ़ा था प्रदर्शन शिक्षण। तो प्रदर्शन शिक्षण मुख्यतया क्या होता है, दोनों इसमें केंद्रित होते हैं। मुख्य रूप से तो शिक्षक होगा, लेकिन क्या कहते हैं प्रदर्शन शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हम बहुत भाव भंगिमाओं से अपना प्रदर्शन दें, अगर आप उसको उस विधि से सीखे ही नहीं, हमारे किसी भी मुख मुद्राओं पर आपका ध्यान ही न जाए, तो टीचिंग एक्टिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए प्रदर्शन विधि का चूंकि कक्षा कक्ष में यूज करना है, तो कक्षा कक्ष में अगर आप यूज करेंगे तो यही हो जाएगी प्रदर्शन शिक्षण विधि। प्रदर्शन में छात्र और शिक्षक दोनों इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, ये लघु समूह की बात हो गई। यानी आपने अब तक देखा लघु समूह में समूह परिचर्चा, संगोष्ठी, पैनल, ब्रेनस्टॉर्मिंग, परियोजना, अनुकरण, प्रकरण अध्ययन, पात्र अभिनय और प्रदर्शन, ये 9 प्रकार की शिक्षण विधियां आपको बताई गई मिश्रित शिक्षण विधि में, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों बराबर बराबर पार्टिसिपेट करेंगे। यानी शिक्षक भी इसमें मुखिया होगा और छात्र भी मुखिया होगा, अर्थात पहले कोई मुखिया नहीं होगा। यानी दोनों स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब अध्ययन करते हैं तो वही होती है समूह या मिश्रित शिक्षण विधि। मिश्रित शिक्षण विधि जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों केंद्रित होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत शिक्षण विधि, जिसको आप बोलते हैं शिक्षार्थी केंद्रित। यानी जिसमें मुखिया कौन होगा? शिक्षार्थी होगा। यानी छात्र होगा इसमें मुखिया, शिक्षार्थी केंद्रित होगा। यानी इसमें छात्र को ध्यान में रख के शिक्षण किया जाएगा। ध्यान में ये रखना है कि आज के दौर में इन्हीं शिक्षण विधियों का ज्यादा महत्व है। वैसे बड़ी कक्षाओं में आप लघु समूह का भी यूज कर सकते हैं, पर प्राइमरी और माध्यमिक में अगर आपको पढ़ाना है ना, तो आपको क्या करना होगा,
यही जो छात्र केंद्रित विधि होगी इसी का यूज करना है। ठीक है, तो इसमें छात्र केंद्रित में आपको क्या ध्यान में रखना है, आप छात्रों को दे दीजिए असाइनमेंट लिखने के लिए, असाइनमेंट आप दे देंगे तो असाइनमेंट जो दिया जाएगा ये असाइनमेंट कौन लिखेगा, असाइनमेंट लिखेगा कौन, छात्र लिखेगा। असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे दिया गया, कक्षा 10 में भी आजकल प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जिसके 10 नंबर आपको दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो असाइनमेंट दे दिया जाता है लिखने के लिए, किसको, छात्र को दे दिया जाता है। अच्छा, छात्र इसमें अपनी कलाकृतियां दिखा सकता है, चाहे उसमें कितना भी ग्राफ बनाए, कितना भी मॉडल बनाए, कितना भी डिजाइन बनाए, इसमें सब कुछ किस पर केंद्रित है, छात्र पर। छात्र स्वतंत्र होकर अपना असाइनमेंट लिख सकता है और अपना चूंकि लिखेगा खुद, चेक कराना है तो उसकी प्रभावशीलता ज्यादा होगी। हो सकता है देख के लिखे, हो सकता है कैसे भी लिखे, उसको लिखने के लिए स्वतंत्र कौन है, छात्र है स्वतंत्र। और जब छात्र स्वतंत्र होगा, कोई उसके कार्यों में दखल नहीं देगा, तो वही विधि क्या कहलाएगी, छात्र केंद्रित विधि। अच्छा, कुछ होता है कार्य अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया आपने, यानी शिक्षक ने क्या कर दिया, अनुदेशन दे दिया कि यही यही करके लाना, तो अनुदेशन दे दिया कि जाओ आज एक ग्राफ बना के लाना, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि फला 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 काम करना है और ऐसा ग्राफ बना के लाना है, तो वो बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा छात्र। तो जब छात्र स्वतंत्र हो जाएगा तो केंद्रित किसके हो गया, छात्र केंद्रित हो गया, उसको दे दिया गया कि इसको करके लाओ, तो उसको निर्देश देने का कार्य सिर्फ शिक्षक का होगा और बाकी कार्य कौन करेगा, छात्र करेगा। अच्छा, अगला है कंप्यूटर आधारित शिक्षण। कंप्यूटर आधारित शिक्षण जिसे आप मान सकते हैं जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये भी कंप्यूटर आधारित शिक्षण है। आप कोई भी वीडियो देखने के लिए स्वतंत्र हैं कि किसी के बंधन में है, स्वतंत्र हैं। तो कंप्यूटर जो होगा, यानी कंप्यूटर के माध्यम से अगर कोई शिक्षण विधि, यानी कंप्यूटर के माध्यम से किसी शिक्षण समस्या का समाधान किया जाए तो वो कौन सी होती है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, कंप्यूटर आधारित में कोई भी छात्र किसी का बर्डन नहीं देखता, किसी का कोई फोर्स नहीं होता है, वो स्वयं सीखने के लिए तत्पर होता है। जैसे वीडियो गेम सीखना है, वीडियो गेम सीखना है तो कोई बताता है कि लेवल 1 लेवल 2 पे आप क्रॉस करिए, जब आप लेवल 1 क्लियर कर लेंगे, उसके जितने मानक होंगे उस गेम के द्वारा आप उसको अचीव कर लेंगे, तभी लेवल 2 खुलेगा। तो जो मशीन के द्वारा अधिगम करने वाली बात होती है वही होती है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। और कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि में मुखिया कौन होने वाला है, छात्र होगा, इसलिए आप इसको छात्र केंद्रित शिक्षण विधि बोल सकते हैं। अच्छा, ओपन या मुक्त अधिगम। मुक्त अधिगम मतलब होता है खुद छात्र सीखेगा जो उसका इच्छा होगा, मुक्त अधिगम उसे बोलते हैं। ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग मतलब कोई चीज जिसमें कोई भी ना छात्र ना शिक्षक ना माता पिता किसी को सहयोग नहीं करना है, तो वही होती है मुक्त अधिगम। जो सीखना है छात्र को सीखना है, कैसे सीखना है छात्र जाने कैसे सीखना है, तो ये होती है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि। अनुकरण विधि भी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होती है। अनुकरण करना भी आपका ही काम है, कोई दूसरा नहीं करेगा, यानी अनुकरण आप करेंगे खुद, तो अनुकरण शिक्षण विधि जो होगी वो करेगा छात्र अनुकरण, और छात्र अनुकरण करने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो आज का कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। शिक्षण विधियां आप इनको 2-3 बार खूब आराम से देखिए, और आराम से देखने के बाद क्या करिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, आपको शेयर करना है और आगे बढ़ जाना है। 2-3 बार आप देखिएगा और एक कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी की अगली जो कक्षा होगी वो हम लोग की होगी शिक्षण सहायक सामग्री पर, यानी अगली कक्षा का आयोजन शिक्षण सहायक सामग्री पर की जाएगी। तो शिक्षण सहायक सामग्री पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।